आपकी ये जो मीटिंग है वो कितने दिन पहले हुई है? आपकी खुद की मीटिंग हुई है? हाँ, मेरी खुद की मीटिंग हुई। उसको हमने सारी चीजें लिख के दी। जस्टिस रेड्डी ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को सरकार दाब के बैठी। पानीकर साहब से हमारी पर्सनली मीटिंग हुई, सीतारमण से हुई, वर्तमान रक्षा मंत्री से हुई, डिफेंस सेक्रेटरी से हुई। मिसगाइड करते हैं, ये जाकर मोदी के पास इतना टाइम नहीं होता। बोला साहब आपने कहा था, हमने इम्प्लीमेशन कर, पता नहीं सरकार का दिमाग में बैठी है कि ये धरना क्यों दे के बैठे। लेकिन इस पेंशन में उनका अधिकारियों ने जेसीओ जवान उनकी विधवाओं को पीठ में छुरा मारा। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए देश के पूर्व सैनिक हैं, जो कि लगातार एक महीने से, उन्हें एक महीना होने जा रहा है, तब से वो यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सर, आप लोगों की जो बात है वो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये डेडलॉक है वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? सरकार ने तो जो जी, ये तो वन रैंक वन पेंशन 2 की बात हो रही, मैं आपको वन रैंक वन पेंशन 1 की बात बताता हूँ आपको। हाँ। वन रैंक वन पेंशन की आवाज़ उठी थी जो कम उम्र में रिटायर्ड होते हैं, जो कम सर्विस में रिटायर्ड होते हैं, जिनकी उम्र 35 और 40 साल के करीब होती है, ये उनके लिए आवाज़ उठी थी। लेकिन वन रैंक वन पेंशन दिया गया तो जो कम उम्र में रिटायर्ड वालों की पेंशन घटा दी। उसके 3 उदाहरण दे रहा हूँ। 2014 में आज से पहले 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन में एक सिपाही की जो पेंशन होती थी वो फौजी की विधवा की होती थी, वही रिजर्व्स की होती थी, वही मेडिकल बोर्ड वाले की होती थी। 2014 में एक सिपाही की पेंशन 17,000 से ऊपर है, उसकी विधवा की पेंशन 9,000 रुपया कर दी, रिजर्व्स की 9,000 कर दी। मेडिकल वालों का तो डिसेबिलिटी भी घटा दी और सर्विस एलिमेंट भी घटा दिया कि जितने साल नौकरी करी। पहले हमें 15 साल का बेनिफिट मिलता था। कारगिल में सारे 2.5 और 3 साल वाले थे, उनको 2.5 और 3 साल नौकरी करने का बेनिफिट देंगे। उससे पहले 15 साल का मिलता तो उनको क्या मिलेगा? हमारी पेंशन घटा दी। और सबसे बड़ा जो पेंशन जिनको कम उम्र में नहीं मिले वो उनको मिली जो कम उम्र में रिटायर्ड नहीं होते हैं, जिन्होंने 55 की उम्र तक, 60 की उम्र तक नौकरी करी है, 35 साल से 40 साल के बीच में नौकरी करी है, जो कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट। सर, ये जो चीज़ें हैं उन्हें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सरकार के साथ जो बातचीत का रास्ता है वो क्यों नहीं खुल रहा है? देखिए, सरकार का मैंने एक नई चीज़ मेरे समझ में नहीं आई। हाँ। 2014 में सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का जस्टिस रेड्डी नियुक्त किया था। हाँ। कि जो कमियां होंगी उसको बताइए। हाँ। उसको हमने सारी चीज़ें लिख के दी, जस्टिस रेड्डी ने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को सरकार दाब के बैठ गई। उसके बाद पानीकर साहब से हमारी पर्सनली मीटिंग हुई, सीतारमण से हुई, वर्तमान रक्षा मंत्री से हुई, डिफेंस सेक्रेटरी से हुई। ये सारी चीज़ें उनकी नॉलेज में लाते हैं। आपकी ये जो मीटिंग है वो कितने दिन पहले हुई है? आपकी खुद की मीटिंग हुई है? हाँ, मेरी खुद की मीटिंग हुई है। कितने दिन हो गए? मेरे 1 साल पहले। 1 साल पहले वन रैंक मैन पेंशन में क्या क्या कमी है, आप पेंशन घटा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तक दी है, ये आपने पेंशन घटा दी, विधवा की घटा दी। एक चीज और बताइए, ये जो आपकी मीटिंग हुई थी वो आपकी पर्सनल मीटिंग थी या फिर आप किसी कमेटी की तरफ से? नहीं जी, NXCC की तरफ से रिकॉग्नाइज बॉडी है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 5 संस्थाएं रिकॉग्नाइज हैं। लीग है, एयरफोर्स एसोसिएशन है, उसी तरीके से ये भी एक रिकॉग्नाइज बॉडी है। और हर मंत्री कहता है कि हमें आज तक किसी ने बताया नहीं, हम दूर करूंगा। सेक्रेटरी से मीटिंग करवाई है, मीणा सेक्रेटरी थे, RS, बहुत अच्छा आदमी, उन्होंने पूरी रिपोर्ट ये पढ़ी। उसके बाद एक जॉइंट सेक्रेटरी ने पूरी पढ़ी, बोला है तो जाती हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। इसको कोई दूर करने वाला नहीं है। ये मिसगाइड करते हैं, ये जाकर मोदी के पास इतना टाइम नहीं होता। बोला साहब आपने कहा था, हमने इम्प्लीमेशन कर दिया है। वो नहीं बताते कि हमने भारत सरकार का खरबों का बजट उनको लुटा दिया। अच्छा, एक साल पहले तक जो सरकार थी उससे आपकी जो बात थी वो लगातार हो रही थी, बिल्कुल होती रही। हाँ। तो अब मेमोरेंडम भी रिसीव करवाया। पिछले 1 महीने में सरकार आपसे बात करना क्यों नहीं चाहती है? पता नहीं, सरकार के दिमाग में बैठी है कि ये धरना क्यों दे के बैठे। इसमें एक तो सर वही ना, आप अपनी बातें सरकार को बता ही नहीं पा रहे हैं। एक उससे पहले सारी चीज बता चुके हैं। 1 महीने सरकार बात करती नहीं है। हाँ। सरकार सुनती नहीं है।
एक सरकार को एलर्जी है धरने के लिए। हाँ। मैं एलर्जी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाँ। जो देश के लिए हाँ। बॉर्डर के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पर चाइना का बॉर्डर पर हथियारों के लिए जो उसने किया बहुत बढ़िया किया, लेकिन इस पेंशन में उनका अधिकारियों ने जेसीओ जवान उनकी विधवाओं को पीठ में छुरा मारा, उसका देखना किसने मारा? अधिकारियों ने मारा, ब्यूरोक्रेट ने, आर्मी के ऑफिसर और आईएएस ब्यूरोक्रेट ने मिलकर हमारे पीठ में छुरा मारा है, हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, हमें कुचल कर रख दिया उन्होंने। ये हालत कर दी हमारी, और इसीलिए धरने पर आके बैठना पड़ा। और वो ये सोचते हैं कि हमें मालूम नहीं है, ये हिंदुस्तान का हर घर घर तक एयरपोर्ट जा चुकी है और इसका असर भी पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए। हम नहीं चाहते वो असर पड़े। मैं इसी आपके टीवी के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर रक्षा मंत्री से कहूँगा कि सावधानी पूर्वक बैठकर इनकी जांच। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि मेरी रक्षा मंत्री के साथ में आपकी मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में उन्होंने क्या कहा? कुछ आश्वासन दिया आपको? हमने बोला ये दिस इज अगेंस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। बोला आप कोर्ट में मत जाइए, हम आपका समाधान करेंगे। हाँ, समाधान करेंगे, आपकी बात जायज है। तो आपकी बात का समाधान हुआ? नो, जीरो, कोई जवाब नहीं। हर मंत्री ने यही कहा समाधान करेंगे, समाधान कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। कोरा आश्वासन मिल रहा है 2014 से, कोरा आश्वासन। अरे ये तो छोटी सी बात है। सरकार ने एक वन मैन कमेटी की नियुक्ति की थी, जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने, भारत सरकार ने नियुक्त किया था, उसकी रिपोर्ट को सरकार नहीं सुन रही है। सरकार की अपनी पॉलिसी है कि 15 साल वाले सिपाही के बराबर विधवा को, रेजर्स को, मेडिकल वो उसको नहीं सुन रही है। और सरकार ने, मान लीजिए एक कर्नल है, उसका अंग भंग हो गया। सरकार सुनना नहीं चाहती है या फिर आप लोग सुना नहीं पा रहे हैं? हमने तो सुना दिया, सरकार सुनना नहीं चाहती। सरकार उनकी सुनती है जो नरेंद्र मोदी को गिराना चाहते हैं, उसको बदनाम करना चाहते हैं। जो भ्रष्ट अफसर थे, उनको खाने का नहीं मिल रहा है, वो सोचते हैं किस तरीके से मोदी हटे, वो जाकर उसको बोलते हैं। गवर्नमेंट उनकी सुनती है, ब्यूरोक्रेट की सुनती है। आप ये बोल रहे हैं कि मोदी है वो पाक साफ है, वो भ्रष्टाचार के समर्थन नहीं? मैं ये कहते भी ये कह दूंगा योग्य नहीं है, पाक साहब है, ईमानदार है, बढ़िया देशभक्त है, लेकिन इतनी बड़ी जायज चीज़ों को वो पूरी दुनिया में घर घर में मालूम है, वो कहता मुझे नहीं मालूम। तो आप अंदाजा लगा दिए कि ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनने के लिए लायक है क्या है? उसको सोचना चाहिए कि ये बात है, कुछ तो करे, सामने टेबल पर बैठाए। प्रधानमंत्री है वो जवानों के साथ में जाके सीमा पर दिवाली मनाते हैं, तो यहाँ से जो संसद भवन है वो काफ़ी पास में 500 से 600 मीटर है। तो क्या प्रधानमंत्री 500 से 600 मीटर जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ से यहाँ तक चलकर नहीं आ पा रहे हैं? उसका मेन कारण है वोट बैंक। हाँ, टीवी के अंदर बोल। तो क्या आप लोगों का वोट बैंक नहीं है? नहीं दिखाई दे रहा उनको हमारा वोट बैंक, हमारा वोट बैंक उनको दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, हमारा वोट बैंक अगले इलेक्शन में आएगा तब दिखाई देगा। देश के बारे में सोचेंगे तो उन्हीं को वोट देंगे। ये भी कहते हैं हम चाहे मर जाएं, हमारी पर्सनल विचारधारा है, हम देश के बारे में सोचेंगे तो उसी को वोट देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को, मतलब देश के बारे में सोचेंगे तो आप उन्हें वोट देंगे, और जब बात पर्सनल आएगी, पर्सनल बात नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी, ये तो आपकी पर्सनल मांग है ना? नहीं, पर्सनल मांग नहीं है। आज तक एक फौजी विधवा को, डिसेबल सर्विस को, रेजर्स को पेंशन आ रही थी, वो पेंशन घटा दी। अच्छा, आप मोदी को सोचना चाहिए। हाँ। वो पेंशन आपके अधिकारियों ने कैसे घटा दी, जो मिलती आ रही है उसको तो आप कम कर ही नहीं सकते। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, आप बार बार विधवा पेंशन की बात करते हैं, लेकिन आपके इस आंदोलन में जो महिलाओं की जो संख्या है वो बिल्कुल ना के बराबर है। एक महिला दिखे तो दिखे, वरना जो महिलाएं हैं वो दिखती नहीं है। तो आप उनके हक की बात कैसे कर सकते हैं जब वो उन जो विधवा हैं उनका समर्थन ही नहीं है आप लोगों? देखिए, हमारे पास विधवाओं का समर्थन है। तो सर वो आपके आंदोलन दिखती क्यों? आंदोलन इसलिए नहीं आते, भारतीय संस्कृति है। हमारे यहाँ किसानों की विधवाएं हैं 99%, और वो गांव से कभी निकली नहीं है, और वो गांव से निकलना नहीं चाहती, उनकी वो लाल लज्जा है। आप छोड़ो, कोई 1971 में मेरी बहन विधवा हुई थी मेरे घर में, मैं जानता हूँ कहाँ। मेरे एक बुआ का लड़का शहीद हुआ था 71 में, उसको भी जानता हूँ। मेरे रिश्तेदार में 5 शहीद हुए, हम जानते हैं, लेकिन उनकी औरतें आज तक नहीं निकली। वो बोलते हम नहीं निकलते, कोई मिले या न मिले, हमारी लाज लज्जा की। तो जब उन्हें फिक्र नहीं है तो आप लोगों को इतनी क्यों फिक्र? हमें बोलना चाहिए उनके लिए। हमारी संस्था का हमारे संविधान में लिखा हुआ है, NSCG बॉडी में लिखा हुआ है।
हु डाइड फॉर कंट्री, जो देश के लिए शहीद होगा उसको अपने टॉप प्रायोरिटी पे उसको देखना है। सर ये तो ऐसे वाली बात हो गई ना कि आप कोई डिसीजन, कोई जो प्रदर्शन है वो मेरे लिए कर रहे हो, जबकि मेरा समर्थन मैं चाहता ही नहीं हूँ कि आप मेरे लिए वो किसी प्रदर्शन करो। कोई विधवा विरोध नहीं करती है, सपोर्ट तो करती है, हाँ। सपोर्ट तो करती बस है, आंदोलन में नहीं आती वो। एक बार हाँ जिस टाइम में सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, हाँ। एक हरबंस सिंह डायरेक्टर ऑफ पेंशन था, उसने स्पेशल फैमिली पेंशन और वार विडोज की पेंशन एक ही कर दी थी, 7,000 रुपया। स्पेशल फैमिली पेंशन से डबल होती है वार विडोज की। उस टाइम पर यहाँ 900, 1000, 1500 विधवाओं को बैठाया था और वो एक ही दिन में त्रुटि को ठीक करके और उसकी वार विडोज की पेंशन एक दिन में ही बढ़ाई गई थी। यहीं पर आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? दबाव होगा तो पक्का सुनेगी। दबाव बना नहीं पा रहे हैं आप? दबाव बना हुआ है पूरे इंडिया में, हर घर घर में ये सूचना गई हुई है। जंतर मंतर में भीड़ नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन खबर पूरी जगह गई हुई है, आक्रोश है। आपको उम्मीद है कि आपकी जीत होगी? 100% होगी। हाँ। मैं तो 3 सब्जेक्ट को बोला था। हाँ। इन 3 सब्जेक्ट को लेकर मैं तो दिल्ली हाई कोर्ट में जा रहा हूँ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, विधवा की पेंशन, रजोश की पेंशन, मेडिकल बोर्ड वालों पे ये इनका कम कर ही नहीं सकते। संवैधानिक बेंच की रूलिंग है, कोर्ट में टाइम लगेगा और पैसा लगेगा। हम जाना नहीं चाहते थे कोर्ट में, हम चले भी गए, आधे तो मर जाएंगे, आधों को मिलेगा, लंबा टाइम लगता है। हम चाहते हैं सरकार मान जाए तो वही ठीक है। चलिए, ये थे देश के पूर्व सैनिक जिन